दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट है, जहां हम बचे हुए 4 एपिसोड्स के साथ साथ इस पूरी सीरीज के कनेक्शन और थीसिस पर चर्चा भी करेंगे। अब हालांकि हर एपिसोड की कहानी अपने आप में नई और रहस्य से भरी हुई है, लेकिन इसके लास्ट 2 एपिसोड्स में स्टोरीज एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इससे पहले हमारी पिछली वीडियो को जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पर मिल जाएगा। तो 4th एपिसोड की शुरुआत होती है, जिसका नाम होता है एनकाउंटर, जो कि जकार्ता उतारा की 1985 की कहानी है। यहाँ हम वायु नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो पैसे कमाने के लिए दिन रात समुद्री तट से मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचने का काम करता है। अब क्योंकि वायु रोज टाइम से पहले अपना काम शुरू कर देता है और टाइम के बाद तक काम करता रहता है, जिससे उसे सारी अच्छी मछलियाँ मिल जाती हैं और उनसे वो ठीक ठाक पैसे बना लेता है। इस वजह से रुश्मन नाम का आदमी वायु से नफरत करने लगा था, क्योंकि रुश्मन को बहुत कम मछलियाँ मिलती थी और रुश्मन का कहना था कि हम लोग वायु जितना टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें बस्ती को भी प्रोटेक्ट करना होता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ सीन ये था कि गवर्नमेंट और मिलिट्री मिलकर इन गरीब लोगों की बस्ती को उजाड़ देना चाहते थे, ताकि वो लोग इस जगह पर आलीशान बिल्डिंग्स बना सकें। इन्हीं कारणों से गांव वाले और कंपनी के लोगों के बीच अक्सर हाथापाई होती रहती थी। रुश्मन इस लड़ाई में और गाँव वालों के लिए हमेशा आगे रहता था। वहीं वायु लड़ने में पूरी तरह से डरपोक था, इसलिए उसका पूरा ध्यान सिर्फ मछलियों को इकट्ठा करके उन्हें बेचने पर रहता था। और इन्हीं सब कारणों से रुश्मन वायु से नफरत करने लगा था। अब क्योंकि वायु को गांव के लोगों से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो बस पैसे कमाता है और अपने हिसाब से चलता है, क्योंकि उसे दूसरों की कोई परवाह नहीं थी। तभी हम ओहिम नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो यहाँ वायु की तरफदारी करता है। यहाँ हमें एक हिंट मिलती है कि शायद ओहिम का वायु की पत्नी के साथ चक्कर चल रहा है। खैर, इसके बाद हमें वायु की भी कहानी पता चलती है और हम जान पाते हैं कि वायु की माँ उसे तब छोड़कर चली गई थी जब वो सिर्फ 7 साल का था। वायु के पास उनकी एक फोटो है और उसको ऐसा लगता है कि उसकी माँ सऊदी अरेबिया में है। इसी वजह से वायु ज्यादा पैसे कमाकर इकट्ठा कर रहा था, ताकि वो सऊदी अरेबिया जाकर अपनी माँ को ढूंढ सके। वायु की पत्नी दीजा कहती है कि इतने सालों बाद तुम अपनी माँ को पूरे सऊदी में कहाँ ढूंढोगे, और ये भी हो सकता है कि शायद अब तुम्हारी माँ जिंदा भी ना हो। लेकिन वायु अपनी पत्नी की एक नहीं सुनता, क्योंकि उसे यकीन था कि वो अपनी माँ को जरूर ढूंढ लेगा। बल्कि वायु तो अभी तक 6 मिलियन इंडियन रुपीस में बात करें तो तकरीबन 21,000 रुपए भी जमा कर चुका था, जो कि उसके सऊदी जाने के लिए काफी थे। यहाँ वायु की पत्नी उसे एक कैमरा देती है, जो कि आज उसे अपनी फैक्ट्री पर प्राइस के रूप में मिला था। अब उसी रात हमेशा की तरह वायु सबसे पहले मछलियों को पकड़ने के लिए जाता है और काम करते वक्त अचानक वहाँ बहुत तेज रोशनी आती है और तभी वायु को एक एंजल दिखाई देती है। उसे देखते ही वायु की हवा टाइट हो जाती है और वो डरते डरते एंजल की फोटो ले लेता है और भागकर जल्दी से घर वापस आ जाता है। घर आकर वो ये फोटो अपनी बीवी को दिखाता है और उसके कुछ ही देर बाद अगले सीन में सारे गांव वाले वायु को घेर कर बैठे थे। रुश्मन तो कह रहा था कि वायु झूठ बोल रहा है, लेकिन गांव के अधिकतर लोग मान रहे थे कि वायु ने वाकई में एक एंजल को देखा है। ऐसे में वो सभी वायु को एक मसीहा मान लेते हैं और उससे गांव की खराब परिस्थितियों का हल मांगने लगते हैं। अब वायु को यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो गांव वालों को क्या सोल्यूशन दे, और ऐसे में वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता, सिर्फ चुप ही रहता है। वहीं वायु की जो बीवी दीजा है, उसके फ्रेंड्स ग्रुप में ये बात चलने लग जाती है कि जल्द ही वायु को पावर्स भी आने लग जाएंगी, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पावर ये होगी कि वायु किसी का भी माइंड पढ़ सकता है। ये सुनकर दीजा डर जाती है, क्योंकि उसका वाकई ओहिम के साथ चक्कर चल रहा था। उसे लगता है कि अगर सच में वायु माइंड रीड करने लग गया तो वो समझ जाएगा कि उसका ओहिम के साथ चक्कर चल रहा है, और इसी डर की वजह से दीजा उसी रात वायु का सारा पैसा लेकर ओहिम के साथ गांव छोड़कर भाग जाती है। अब जब वायु को अगले दिन ये बात पता चलती है तो उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि एक तो उसकी बीवी भाग गई और दूसरा उसका सालों से जमा किया हुआ सारा पैसा भी साथ ले गई। इस बीच हम एक रिपोर्टर को गांव में आते हुए देखते हैं, जिसे पता चलता है कि वायु ने एक एंजल की फोटो ली है। वो रिपोर्टर ये फोटो देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और उसे भी इस एंजल की फोटो पर यकीन था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि 1985 के दौरान फोटोशॉप जैसी कोई चीज दूर दूर तक नहीं थी, और अगर फोटो खींचा गया है तो वो रियल ही खींचा गया होगा। खैर, ये रिपोर्टर इस फोटो को अखबार में छपवाने के लिए
पेपर वाली कंपनी से वायु को 8 मिलियन रुपए दिलवाने को तैयार था और बदले में वो बस अपना 10% कमीशन रखेगा। वायु इस डील के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस डील की सारी बातें बाहर से रुश्मन सुन लेता है। अब रुश्मन को भी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि एक तो वो गरीब था और बार बार लड़ाई झगड़ा करने की वजह से सरकार के लोग रुश्मन और उसके परिवार के पीछे पड़े हुए थे। तो ऐसे में रुश्मन का प्लान था कि वो वायु का फोटो उससे छीनकर उसे बेचकर पैसे बना लेगा और उस पैसे की मदद से अपनी बीवी के साथ हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर भाग जाएगा। बस फिर क्या था, रुश्मन एक आदमी को लेकर वायु के घर पर आता है और ये आदमी वायु के लिए उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है कि वायु की फोटो नकली है। वो सभी से कहता है कि वायु बगल वाले गांव में फिल्म देखने गया और फिल्म में कुछ ऐसे एंजल वाले सीन आए जिसका फोटो खींचकर वो सबको बेवकूफ बना रहा है कि उसने एंजल को देखा है। ये सुनकर गांव वाले वायु से सवाल जवाब करने लगते हैं। अब यहाँ वायु पहले से ही इतना परेशान था और अब इन सवालों से वो बहुत तंग आ जाता है और कहता है कि हाँ, मैंने तुम लोगों से झूठ बोला है, ये कोई रियल एंजल की फोटो नहीं है। ये सुनकर गांव वाले वायु को खरी खोटी सुनाने लगते हैं और वहीं रुश्मन उस एंजल वाली फोटो को ढूंढ निकालता है, लेकिन वायु अब तक उस फोटो को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका था। मतलब अब उस फोटो से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इस बीच गाँव में फिर से आर्मी फोर्स आती है, जो कि गांव वालों से मारपीट करके पूरे एरिया को खाली करवाने आई थी। ये देखते ही सभी लोग आर्मी से भिड़ने लग जाते हैं। वहीं वायु अपने घर में चुपचाप बैठा होता है, लेकिन तभी एकदम से वायु का पूरा घर हिलने लगता है और बाहर से एक तेज उजली रोशनी आती है। अब वायु बाहर जाता है और वो एक बार फिर से उस एंजल को देख पाता है, जो कि वायु की माँ के भेष में आई थी। यहाँ एंजल का कहना था कि मैं तुम्हारी माँ का रूप इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तुम मुझे देखकर घबराओ नहीं। दरअसल वायु एंजल के द्वारा एक सुप्रीम लीडर के तौर पर चुना गया था, जिसे पूरी दुनिया को बचाना है। एंजल यहाँ वायु का सर पकड़कर उसके अंदर दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन डाल देती है, चाहे वो पृथ्वी की उत्पत्ति की इन्फॉर्मेशन हो, हिस्ट्री की, मॉडर्न वर्ल्ड की या फिर अगाथा की। यहाँ एंजल कहती है कि एक मसीहा की तरह वायु को पूरी दुनिया को अपनी टीचिंग्स देनी होंगी और उसे इस दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाना होगा। इतना कहकर एंजल यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले और मिलिट्री वाले भिड़ने के लिए तैयार थे। तभी एकदम से उनके बीच में वायु आ जाता है, जो कि हवा में उड़ रहा था और उसे देखकर सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। यहाँ तक कि मिलिट्री वाले भी उसके सामने झुककर खड़े हो जाते हैं और यहीं पर इस 4th एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड को देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर वायु को किन बुरी शक्तियों से दुनिया को बचाना है। तो इन सभी बातों के जवाब आपको आखिरी एपिसोड तक मिल जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं इसके 5th एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है द अदर साइड, जो कि जकार्ता के 1997 की कहानी है। यहाँ हम एक छोटे से परिवार को देखते हैं, जिसमें पति का नाम बांदी है और पत्नी का नाम देवी और इनका एक छोटा बेटा भी है, जिसका नाम है मरहन। ये लोग काफी गरीब होते हैं और बांदी फिल्मों के पोस्टर्स पेंट करके पैसे कमाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बांदी पहले एक पॉश थिएटर में एक टिकट कलेक्टर का काम करता था और वो जॉब उसे बहुत पसंद थी, क्योंकि उस जॉब में इज्जत थी और वहाँ बड़े बड़े स्टार्स भी आते थे। बांदी का वहाँ अच्छे और बड़े लोगों से मिलना जुलना भी होता था। लेकिन फिर एक दिन वो थिएटर बंद हो गया और तब से ही बांदी फाइनेंशियली काफी मुसीबत झेल रहा है। लेकिन इस जिंदगी से उसकी बीवी देवी को कोई दिक्कत नहीं थी। वो अपने पति और बेटे के साथ बहुत खुश थी। यहाँ तक कि एक दिन जब देवी का भाई आमिर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो देवी उसे डांट फटकार कर वहाँ से भगा देती है और जो जमीन उसके पिता ने उसके नाम की थी उसे भी अपने भाई के नाम कर देती है। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन जब बांदी देवी के लिए दवा लेने बाहर जाता है तो उसके पास एक पैसा भी नहीं था। ऐसे में दवा के लिए बांदी अपना आखिरी नोट यूज करता है, जो कि बांदी और देवी के फर्स्ट डेट की एक निशानी थी। रास्ते में बांदी को वही पुराना थिएटर दिखता है जहां वो पहले काम किया करता था और ये थिएटर एकदम खंडहर जैसा था। बांदी इस जगह के अंदर जाता है और तभी शॉकिंगली अंदर से थिएटर एकदम पहले की तरह लोगों से भरा हुआ दिखाई देता है, जहां सब कुछ पहले जैसा दिखने लगता है। यहाँ बांदी को उसके पुराने बॉस मिल जाते हैं, जिनका नाम डोमी और रामा था। ये दोनों बांदी से कहते हैं कि बांदी को यहीं पर वापस जॉब ले लेनी चाहिए। सब लोग यहाँ उसे मिस करते हैं। बांदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन बांदी अपनी ये पुरानी जॉब पाकर बहुत खुश था। बल्कि अब तक तो ये थिएटर बाहर से भी एकदम खूबसूरत दिखने लग गया था।
तो यहाँ कुछ घंटे बिताने के बाद बांदी वापस अपने घर जाता है और जब वो घर पहुँचता है तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। दरअसल बांदी को गए हुए अब तक पूरे 2 साल हो चुके थे और पिछले 2 सालों से देवी और मरहन किसी तरह अपनी जिंदगी काट रहे थे। उसका बेटा मरहन तो अब थोड़ा बड़ा भी हो चुका था और अब यहाँ बांदी अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो देवी को बताने लगता है, लेकिन देवी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी देवी नोटिस करती है कि बांदी की शर्ट पर अब भी वो पैंट लगा हुआ था जो कि मेडिसिन लेने जाने से पहले देवी ने लगाया था। इसके अलावा वो नोट भी बांदी के पॉकेट में था, जिसका मतलब बांदी वाकई में सच बोल रहा था। खैर, ये परिवार फाइनली मिल गया था और फिर सभी खाना खाने बाहर जाते हैं। यहाँ देवी बताती है कि वो लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू कर चुकी है, जिससे फाइनली वो लोग एक रेंटेड हाउस अफोर्ड कर पाएंगे। तभी डिनर के वक्त बांदी सिगरेट लेने बाहर जाता है और वहाँ उसके सामने कुछ लोग एक चोर का कत्ल कर देते हैं। इस हाथापाई से डरकर बांदी भागने लगता है और भागते भागते वापस उसी थिएटर में पहुँच जाता है। यहाँ बांदी वापस अपने बॉसेस से मिलता है जो उससे कहते हैं कि उसे हमेशा के लिए यहीं रहकर जॉब कर लेनी चाहिए, बाहर की दुनिया एकदम बेकार है और बांदी वैसे भी अपनी बीवी और बच्चे के लिए कुछ भी कर नहीं पा रहा था, तो क्यों ना वो इस जालिम दुनिया से दूर यहीं रह जाए और अपना ड्रीम जॉब करे। अब ये बातें सुनकर बांदी एक बार फिर से इसी जगह पर कुछ टाइम बिताता है और जब वो बाहर आता है तो फिर से कई साल बीत चुके थे। अब तो बांदी का बेटा मरहम काफी बड़ा हो चुका था और वहीं देवी ने भी एक दूसरी शादी कर ली थी और अच्छी जिंदगी जी रही थी। बांदी का कहना था कि वो तो बस थिएटर में कुछ घंटे के लिए गया था, लेकिन मरहम बताता है कि उस थिएटर को तो कब का तोड़ भी दिया गया है और वहाँ शायद अब मॉल बनने वाला है। बांदी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ऐसे में वो फिर से थिएटर वाली जगह पर जाता है जहाँ उसे थिएटर दिख रहा था। बांदी जब वापस अंदर जाता है तो उसका बॉस उसका वेलकम करता है और इस बार बांदी अपनी टिकट कलेक्शन करने वाली जॉब करना भी शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर रियल लाइफ में काफी समय बीत चुका था और तभी देवी एक दिन टीवी पर किसी बूढ़े इंसान को न्यूज में देखती है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि बांदी ही था, जो एकदम अजीब दिख रहा था। उसके बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी और कपड़े भी बहुत अजीब थे। तो ये सब देखकर देवी बांदी को बचाने जाती है, लेकिन वहीं बांदी तो अपनी अलग ही दुनिया में अपनी जॉब कर रहा था। इधर देवी के खोजने के कारण शायद बांदी को फाइनली अपनी फैमिली की याद आती है और वो बॉस से कहता है कि अब वो जाना चाहता है, लेकिन बॉस तो बांदी को लुभाए जा रहे थे और यहाँ से जाने ही नहीं दे रहे थे। वहीं रियल वर्ल्ड में देवी एक जंगल वाले एरिया में पहुँचती है जहाँ वो कई लोगों को एक अजीब हिप्नोटाइज्ड हालत में देखती है। इन लोगों में बांदी भी था जो कि अजीब से ट्रांस वाली स्थिति में था। यहाँ एक अजीब सा क्रिएचर था जो कि आवाज निकालकर इन सभी लोगों को हिप्नोटाइज करके रखे हुए था और ये क्रिएचर देवी को भी हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन देवी हिप्नोटाइज को रिजेक्ट करते हुए उस क्रिएचर को एक लकड़ी से मारकर घायल कर देती है, जिसके बाद ये क्रिएचर घायल स्थिति में यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद देवी बांदी को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन अपने ड्रीम वर्ल्ड में बांदी गिव अप कर चुका था, यानी वो बाहर नहीं जाता और अपने बॉस की बात मानकर वहीं थिएटर में रह जाता है। यानी अब रियल वर्ल्ड में बांदी इसके बाद कभी होश में नहीं आएगा या शायद कोमा में चला जाएगा। यहाँ देवी ये सब देखकर रोती रह जाती है और इसी के साथ ये 5th एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड की कहानी भी साफ है, जहाँ एक अजीब क्रिएचर हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके लोगों को फंसा कर रखता था। ये क्रिएचर लोगों को ऐसे ड्रीम्स दिखाता था जहाँ लोगों को लगता था कि वो अपनी अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हैं और भला कोई भी अपनी बेस्ट लाइफ को छोड़कर एक डिफिकल्ट लाइफ में क्यों ही जाना चाहेगा। और इसी वजह से बांदी वहीं पर हमेशा के लिए फंस कर रह गया। यहाँ कैसे भी करके देवी ने खुद को हिप्नोसिस से बचा लिया था, लेकिन वो बांदी को नहीं बचा पाई। अब ये हिप्नोसिस वाले क्रिएचर्स कौन हैं, वो तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसके 6th एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है हिप्नोटाइज, जिसकी कहानी 2022 जकार्ता से है। तो इस कहानी में हम एक छोटी सी फैमिली को देख पाते हैं और बाकियों की तरह ये फैमिली भी काफी गरीब थी। अरे हाँ भाई हाँ, इस पूरी सीरीज में हम जिसको भी देख रहे हैं वो सब बहुत ही गरीब दिखते हैं। इस फैमिली में पिता का नाम अली, माँ का नाम नौली, इनकी बेटी का नाम आयु और बेटे का नाम तौशीक था। अब क्योंकि अली कलर ब्लाइंड था तो उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी, जबकि देखा जाए तो अली एक काबिल इलेक्ट्रीशियन था। अली की पूरी फैमिली काफी अच्छे विचारों वाली थी, यानी उसका मानना था कि भले ही हम गरीबी में मर जाएं, लेकिन हम कभी गलत तरीके से पैसे नहीं कमाएंगे। वहीं इनका पड़ोसी इवान काफी चालू आदमी था, जो कि हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके गलत तरीके से पैसे कमाता था। इवान बार बार अली को भी उसका धंधा ज्वाइन करने के लिए बोलता रहता था। इवान यहाँ एक बार अली को हिप्नोटाइज करके भी दिखाता है, जिसे देखकर अली काफी शॉक्ड हो जाता है
साथ ही अली तुरंत ये पिक भी कर लेता है कि कैसे दूसरों को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। एक दिन अली अपनी जॉब ढूंढने के लिए निकलता है, तभी उसकी बीवी मैसेज करती है कि उन्हें आयु की ट्यूशन फीस भरनी होगी, जिसके लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। अब पैसों के बारे में सोचते हुए अली एटीएम के पास जाता है और वहाँ एक बूढ़ी औरत को हिप्नोटाइज करके उनका पैसा उनसे ले लेता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये बूढ़ी औरत लास्ट एपिसोड वाली देवी थी। खैर, पैसे लेकर अली घर आ जाता है और वो अपनी बीवी को ट्यूशन फीस के अलावा एक्स्ट्रा पैसे भी देता है। इससे घर में सब खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद चीजें एकदम से अजीब होना शुरू हो जाती हैं। इनकी जो आइडियल फैमिली थी वो अब एकदम से करप्ट फैमिली बन गई थी, यानी तौशीक मारपीट करके दूसरे बच्चों की पतंग चुराने लगा था। वहीं आयु एकदम से इतनी वायलेंट हो गई थी कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को ही मारने पर आ गई थी। और नौली तो शॉपिंग करते वक्त काफी सारा सामान चोरी करके घर ले आई थी। अली इनको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन घर में कोई भी अली की बात को नहीं सुन रहा था। हद तो तब हो गई जब आयु अपनी माँ और भाई को बांधकर उन्हें चाकू से काटने ही वाली थी और माँ बेटे दोनों उसे ऐसा करते बस देख रहे थे। अली ये सब देखकर समझ गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसकी नजर उसके घर में रखे रिपेयर होने वाले टीवीज पर जाती है, जिसमें सभी पर हिप्नोसिस जैसा कुछ वीडियो चल रहा था और यही वजह थी जिससे घर के सारे मेंबर्स हिप्नोटाइज्ड हो गए थे। तभी हम टीवी में देवी को देखते हैं और फिर यहाँ सारा सच रिवील होता है कि देवी ही वो औरत है जिसने अली की पूरी फैमिली को हिप्नोटाइज करके उनसे ये सब करवा रही थी। अली यहाँ देवी से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं पैसे लौटा दूंगा, अब से कभी चोरी नहीं करूंगा, बस तुम मेरे परिवार को बख्श दो। लेकिन देवी तो यहाँ पर अली को एक लेसन सिखाना चाहती थी। इसके बाद एकदम से अली के घर के सभी लोग गायब हो जाते हैं और अली खुद को एक टावर क्लॉक से लटका हुआ पाता है। तभी उसके साथ अजीब चीजें होने लगती हैं, जहाँ कभी वो खुद को फैमिली के साथ पाता है तो कभी टावर क्लॉक से लटका हुआ होता है। वहीं टीवी पर देवी बार बार कह रही थी कि यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ, तुम खुद ही इससे अपने आप को फ्री कर सकते हो। लेकिन अली को उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। हद तो तब हो जाती है जब अली घर से बाहर भी नहीं निकल पाता क्योंकि डोर लॉक्ड था। देवी अली से कह रही थी कि खुद को कंट्रोल करो और फाइनली अली अपने दिमाग को स्थिर करता है और डोर को आसानी से खोल पाता है। दरअसल यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ अली के दिमाग में चल रहा था, क्योंकि देवी ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया था। अगर अली अपने दिमाग पर कंट्रोल कर ले तो वो इस हिप्नोसिस को तोड़ भी सकता था। खैर, आगे अली के चारों तरफ धुआं ही धुआं था और अली भागते हुए टावर क्लॉक तक पहुंच जाता है। वो टावर पर चढ़ने की कोशिश करता है और कई बार फेल होता है। अली फिर से अपने माइंड को स्थिर करता है और वो खुद को टावर क्लॉक के हैंड से लटका हुआ पाता है। फाइनली अली गिरता है और हवा में उसे देवी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए कह रही थी। गिरते हुए फाइनली अली अपने दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाता है और वो देवी के हिप्नोसिस को तोड़ देता है। और ऐसा होते ही अली अब रियल वर्ल्ड में वापस आ गया था, जहाँ वो रस्सी के सहारे एक छत से लटका हुआ था और देवी उसके सामने थी। अली रस्सी पकड़कर छत पे आता है और देवी से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। इसके जवाब में देवी कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसे लोग चाहिए जिनका दिमाग इतना स्ट्रांग हो कि वो हिप्नोसिस को तोड़ सकें, क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए हम जिनसे लड़ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए स्ट्रांग लोगों की टीम की जरूरत है। दरअसल दोस्तों, देवी यहाँ अली को टेस्ट कर रही थी, जिसमें अली पास हो गया था और अब वो देवी की टीम का हिस्सा बन चुका था। ये टीम दुनिया को अगार्था के एलियन से बचाना चाहती थी और टीम में कौन कौन है ये तो हमें आखिरी एपिसोड में ही पता चलेगा। वैसे काफी हद तक क्लियर था कि अपने पति को खोने के बाद देवी को काफी कुछ मालूम चल गया होगा और तब से ही वो इन एलियंस को हराने में लगी होगी, तभी वो इस टीम का हिस्सा बन चुकी है और अब दूसरों को भी इसमें जोड़ रही है। जो भी हो, अब आते हैं सीधा आखिरी एपिसोड पर, जिसका नाम है पीओ बॉक्स और ये कहानी जकार्ता में 2024 की है। तो कहानी की शुरुआत में हम वाल्दिया नाम की लड़की से मिलते हैं, जो कि जकार्ता की बेस्ट डायमंड अप्रेजर है। अप्रेजर यानी वो लोग जो कि चीजों की परख करके उनकी सही पहचान करके सही दाम लगाते हैं। तो एक बार वाल्दिया कस्टम्स के लिए किसी इंसान के डायमंड को चेक कर रही थी, जिसके बाद उसी ऑफिस के बाहर वो एक अजीब सी औरत से मिलती है। यहाँ ये औरत वाल्दिया को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। अब ये मुलाकात वाल्दिया के लिए काफी अजीब थी, लेकिन वाल्दिया इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब कहानी में आगे हम देखते हैं कि वाल्दिया की एक बहन भी थी जिसका नाम था डारा, जिसकी आंखें वाल्दिया की तरह ही खूबसूरत थीं। लेकिन डारा तकरीबन 5 साल पहले गायब हो गई थी। तब डारा का बॉयफ्रेंड रेंडी नाम का लड़का था, जो कि अब वाल्दिया का बॉयफ्रेंड बन चुका है।
वाल्दिया को आज भी अपनी बहन डारा की बहुत याद आती है और वो अब भी हार नहीं मानी थी। उसे आज भी पूरा भरोसा था कि एक ना एक दिन वो डारा को जरूर ढूंढ लेगी। तभी एक दिन वाल्दिया को डारा की एक फोटो के पीछे एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें एक जॉब एप्लीकेशन थी और ये वही जॉब थी जिसके लिए डारा ने 5 साल पहले अप्लाई किया था। लेकिन जब डारा इंटरव्यू देने गई तब से ही वो वापस नहीं लौटी थी, यानी कि वो वहीं से गायब हो गई थी। अब इस जॉब एप्लीकेशन लेटर में कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल्स तो नहीं थी, लेकिन पोस्ट करने के लिए एक पोस्ट बॉक्स नंबर जरूर था जो था नंबर 888। वाल्दिया फौरन पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट बॉक्स नंबर 888 को रेंट करने की बात करती है, लेकिन वहाँ का एक एम्प्लॉय बताता है कि वो बॉक्स ऑलरेडी बुक्ड है। अब वो एम्प्लॉय ये तो नहीं बता सकता था कि वो किसने बुक किया है, लेकिन वो ये जरूर बता देता है कि कुछ दिन पहले इस बॉक्स के बारे में एक और लेडी पूछने आई थी। एम्प्लॉय यहाँ वाल्दिया को उस लेडी का फोन नंबर दे देता है, तो वाल्दिया फौरन उस लेडी से कनेक्ट करके उससे मिलने उनके घर जाती है। यहाँ वाल्दिया को पता लगता है कि इस लेडी के हस्बैंड ने भी 5 साल पहले उस जॉब के लिए अप्लाई किया था और जब वो इंटरव्यू देने गया तो उसके साथ बड़ा हादसा हो गया था। अब एग्जैक्टली ये हादसा क्या था ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये आदमी कैसे भी वहाँ से बचकर निकल गया था। जब वो आया तो उसके सर में होल था और वो पूरी तरह से लहूलुहान था। तब से ये आदमी अपाहिज हो गया और बार बार कहता है कि वो लोग सबको मार देंगे। अब जब वाल्दिया उस आदमी को डारा की फोटो दिखाती है तो ये आदमी उसकी फोटो पहचान लेता है और एकदम से रोने लग जाता है। इसका मतलब ये आदमी 5 साल पहले डारा से जरूर मिला था और इस आदमी को कुछ तो इम्पोर्टेंट जरूर पता है। और ऐसे में वाल्दिया जाकर पुलिस को लेकर आती है ताकि पुलिस सारी बात पता कर सके। लेकिन जब तक पुलिस आती उस लेडी की फैमिली इस घर को ऐसे खाली करके भाग चुकी थी मानो यहाँ कोई रहता ही ना हो। अब इस पॉइंट पर वाल्दिया अपना पूरा समय अपनी बहन को ढूंढने में लगाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से भी कह देती है कि हमें कुछ समय के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। अब जांच पड़ताल करके वाल्दिया पुराने आर्काइव्स में जाकर ये भी पता लगाती है कि पोस्ट बॉक्स नंबर 888 से हायरिंग वाली एड हमेशा एक स्पेसिफिक न्यूज़पेपर में 15 अप्रैल को आती है, जिसके बाद वाल्दिया भी अब 15 अप्रैल का वेट करती है और वाकई न्यूज़पेपर में उस दिन पोस्ट बॉक्स नंबर 888 से हायरिंग की एड आती है। वाल्दिया तुरंत इस जॉब के लिए एप्लीकेशन भेज देती है और वो पोस्टमैन का पीछा करते हुए पोस्ट ऑफिस तक भी चली जाती है। वाल्दिया यहाँ वेट करने लगती है, तभी वहाँ 2 अजीब से लोग आकर पोस्ट बॉक्स नंबर 888 को खोलकर उसकी सारी एप्लीकेशन को लेकर चले जाते हैं। वाल्दिया उनकी गाड़ी में छुप जाती है और उनके साथ एक बिल्डिंग के पार्किंग बेसमेंट में पहुंचती है। वहां पार्किंग बेसमेंट की लिफ्ट लॉक्ड थी और इस वजह से वाल्दिया ऊपर नहीं जा पाती, तो वाल्दिया रात के लिए वहीं बेसमेंट पार्किंग में छुपती है और इसी दौरान उसे बार बार अपने बॉयफ्रेंड के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे। वाल्दिया उन्हें इग्नोर करते हुए सुबह होने का वेट करने लगती है क्योंकि सुबह ही उसका इंटरव्यू होने वाला था। इंटरव्यू के लिए वाल्दिया को मेल भी आ चुका था। तभी सुबह होते ही लिफ्ट ओपन होती है और वाल्दिया वहाँ कई लोगों को देखती है जो कि इस जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए थे। अब अजीब बात ये थी कि यहाँ सभी लोगों का प्रोफेशन एकदम अलग अलग था, यानी एक लेडी सिंगर थी, एक बंदा डॉक्टर था, एक आर्टिस्ट था, एक फुटबॉल प्लेयर, एक स्विमर और ऐसे ही वाल्दिया भी खुद डायमंड अप्रेजर थी। इतना ही नहीं, ये कंपनी बहुत तगड़ी सैलरी भी ऑफर कर रही थी और देखा जाए तो एक कंपनी को इतने डिफरेंट फील्ड्स के लोग ही क्यों चाहिए होंगे। खैर, अचानक से लिफ्ट रुकती है और तभी लिफ्ट के अंदर बेहोश कर देने वाला धुआं भर जाता है जिससे सभी एप्लीकेंट बेहोश हो जाते हैं। जब इन सबको होश आता है तो वो खुद को एक बड़े से हॉल में चेयर्स पर बंधा हुआ पाते हैं। वहाँ आसपास कई लोग चश्मा पहने टेबल पर ऐसे बैठे थे मानो वो किसी दावत में आए हों। इन चश्मे वाले लोगों में हम एंड्रियन को भी देख पाते हैं और इस पॉइंट पर सारी चीजें क्लियर होती हैं। दरअसल ये सारे लोग जो कि चश्मा पहनकर दावत में बैठे थे वो ह्यूमंस थे ही नहीं बल्कि दूसरे क्रिएचर्स थे, या कहें एलियंस, जो कि पृथ्वी के नीचे से यानी अगाथा से आए थे। ये अगाथा तभी बना था जब हमारी दुनिया क्रिएट हुई थी और ये लोग पृथ्वी से नीचे रहते थे, लेकिन अब ये लोग ऊपर आकर ह्यूमंस को फिल्टर करने लग गए हैं और इन क्रिएचर्स का मानना है कि वो लोग फूड पिरामिड के सबसे टॉप पर बैठे हुए हैं। वहीं ह्यूमंस का मानना है कि ये लोग क्रिएचर्स हैं, तभी तो नीचे रहते हैं। अब फाइनली इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्र से टैलेंटेड लोगों को इसलिए बुलाया था ताकि वो उनके टैलेंटेड वाले बॉडी पार्ट्स को खा सकें। जैसे वॉयलिनिस्ट जो थी उसकी उंगलियां टैलेंटेड हैं तो सभी उसकी फिंगर्स खाते हैं। रिसर्चर का ब्रेन टैलेंटेड है तो सभी उसके दिमाग को खाते हैं। ऐसे ही वाल्दिया की आंखें बेस्ट थी, तभी तो वो डायमंड अप्रेजर थी और इसीलिए ये लोग वाल्दिया की आंखें खाने वाले थे। इनको ये भी याद था कि 5 साल पहले डारा इनके यहाँ आई थी
और तब इन्होंने डारा की आंखों को भी खाया था, जो कि इन्हें बहुत टेस्टी लगा था। ये मॉन्स्टर्स फाइनली वाल्दिया को भी टेबल पर डालकर उसकी आंखें निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं और वाल्दिया को हिप्नोटाइज भी कर देते हैं ताकि वो विजन में अपनी बहन डारा के साथ हो। इस विजन में डारा वाल्दिया को यहाँ से निकलने के लिए कहती है और वाल्दिया इस हिप्नोसिस को कैसे भी करके तोड़ देती है। तभी एकदम से हम इस जगह पर कुछ जाने पहचाने लोगों को आते हुए देखते हैं, जो कि इन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लोग थे देवी, अली, वायु, रानिया, पांजी और एक लक्ष्मी नाम की औरत, जिसने वाल्दिया से कहा था कि हम फिर मिलेंगे। इन सभी ने वायु के नेतृत्व में सुपरनेचुरल पावर्स पाली थी, जैसे एक दूसरे को हील करना, दूसरों को कंट्रोल करना और भी बहुत कुछ। अब इसी के साथ यहाँ खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है, जहाँ सभी मॉन्स्टर्स अपने हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके हमारे फाइटर्स को एक एंडलेस पिट में गिराने लगते हैं। लेकिन हमारे फाइटर्स कहाँ कम पड़ते। ये लोग खुद को एंटीबॉडीज बुलाते थे और वो इस हिप्नोसिस को तोड़ते हैं और फिर अपने हिप्नोटिज्म पावर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ साफ दिख रहा था कि एंटीबॉडीज ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके अनुसार ये लोग यहाँ उपस्थित सभी मॉन्स्टर्स का सर ही ब्लास्ट कर देते हैं। वहीं लक्ष्मी वाल्दिया को बचाती है और फिर सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। लक्ष्मी कहती है कि मैं तुम्हारी बहन डारा को नहीं बचा पाई थी, लेकिन आज मैंने तुम्हें बचा लिया। अब इस पॉइंट पर हमें पिछले एपिसोड की झलकें दिखाई जाती हैं और बताया जाता है कि ये फाइटर लोग खुद को एंटीबॉडीज बुलाते हैं, जिनका काम है इन मॉन्स्टर्स से लड़ना और हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट करना। ये मॉन्स्टर्स सरफेस के नीचे अगाथा में रहते हैं, लेकिन अब वो ऊपर आकर हमारी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। इनको रोकने के लिए ही एंटीबॉडीज ने अपनी एक टीम बनाई है, जहां वो काफी समय से लोगों को जोड़ते आ रहे हैं। ऐसे लोग जो कि मेंटली स्ट्रांग हो और हिप्नोसिस को रिजेक्ट कर सकें और उसका इस्तेमाल भी अच्छे से कर सकें। यहाँ वायु वाल्दिया से पूछता है कि क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहती हो। ये सुनकर वाल्दिया तुरंत हाँ कहती है और यहीं पर नाइटमेयर्स एंड डे ड्रीम सीरीज एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस पूरी सीरीज की कहानी और इसकी एंडिंग देखकर लगता है कि इसका सीक्वल भी जरूर आ सकता है। अब एक्सप्लेनेशन के जरिए ही हम अगाथा के मॉन्स्टर्स के बारे में जान चुके हैं, जिनकी मेन पावर्स अगर देखा जाए तो हिप्नोसिस ही है। वहीं पहले एपिसोड वाले मॉन्स्टर्स एक ही फैमिली के बूढ़े लोगों को और जवान लोगों को स्विच कर देते थे, मतलब उनकी जवानी से जवान लोग बूढ़े हो जाएंगे और बूढ़े लोग जवान। बाकी इनको देखकर लगता है कि इन मॉन्स्टर्स के पास अलग अलग तरह की पावर्स हो सकती हैं, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मॉन्स्टर्स फिजिकली उतने पावरफुल नहीं हैं। और क्योंकि वायु को एंजल से पूरी दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, जिसके चलते ये एंटीबॉडीज इन मॉन्स्टर्स को जरूर हरा पाएगी। वायु के अलावा एंटीबॉडीज में देवी, अली, रानिया, पांजी और लक्ष्मी भी काफी स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं और अब तो इन्हें वाल्दिया ने भी ज्वाइन कर लिया है और शायद वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होगी। और पिछले एपिसोड के जरिए हम ये भी देख चुके हैं कि रिक्रूटमेंट किस तरह से होता है। तो यहाँ हमें ये पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ चुकी है कि वो मॉन्स्टर्स कौन थे और एंटीबॉडीज कौन है और इनकी लड़ाई किस चीज के लिए चल रही है। दोस्तों, अब मुझे तो ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी लगी। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।